मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता हूँ, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, हिंदी में जिसको भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग बोलते हैं। हमारे विभाग में जो अधिकतर मरीज हैं जो किसी न किसी प्रकार की लोकोमोटर श्रेणी की दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्ट्रोक हो गया बट एक पैर में कमजोरी रह गई, विभिन्न प्रकार की जो मायोपैथीज होती हैं, मसल की बीमारी होती हैं या नर्व की बीमारी होती है। कुछ दुर्घटनावश लोग अपने अंग को खो बैठते हैं, जैसे कि जिसको हम एम्पुटेशन बोलते हैं। और कुछ विशिष्ट प्रकार के जो बच्चे हैं जिनको एक सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी होती है, वो बच्चे अधिकतर यहाँ पर आते हैं। तो हमारे विभाग में जो हमारी जो स्पेशलिटी है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन है, इसके स्पेशलिस्ट को हम फिजियाट्रिस्ट बोलते हैं या कि हमारे स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो ओपीडी में जब मरीज आता है उसको फिजियाट्रिस्ट के द्वारा देखा जाता है। उसमें उस पेशेंट के कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हम करते हैं। मेडिकल इलाज के अलावा जो उसकी सोशल नीड्स हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इलाज का जो मुख्य उद्देश्य है कि मरीज के मेडिकल इलाज के साथ साथ उसको समाज की मुख्य धारा में भी लाया जाए। जैसे दिव्यांगता होती है जो काम आज हम एक सक्षम रूप से कर पा रहे हैं, जैसे किसी मरीज को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, तो ये निर्भर करेगा कि उसको किस लेवल पर चोट लगी, तो उसके हिसाब से पेशेंट कैसे काम करेगा, व्हील चेयर पे रहेगा या सिर्फ उसको हम खड़ा कर पाएंगे सिर्फ एक्सरसाइज के लिए, या कैलिपर की मदद से चल भी पाएगा। जैसे स्पाइनल कॉर्ड का ही मैं एग्जांपल दूसरा देता हूँ कि उसमें लोगों को लैट्रिन और पेशाब का कंट्रोल नहीं रहता, न्यूरोजेनिक ब्लैडर एंड बाउल की समस्या होती है, तो उसको भी हम इवेलुएट करेंगे। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ताकत पूरी आ जाती है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम रह जाती है, पेशाब निकलता रहता है, तो उसके बारे में भी हम प्रयास करेंगे कि उसको हम एक बैलेंस्ड ब्लैडर देने का प्रयास करें, ताकि उसको समाज में जैसे विदाउट कैथेटर जा रहा है तो कहीं पर उसका पेशाब ना निकले। इसके अलावा पेशेंट के साथ विभिन्न क्षेत्रों पे बात की जाती है, लाइक उसके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन को रोका जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई तो गर्दन के नीचे या कमर के नीचे उसको छूने का नहीं पता लगता है, तो उसमें प्रेशर अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। घाव की रोकना कैसे है, उसकी मरहम पट्टी कैसे करनी है, कैसे घर वालों को स्किन की देखभाल करनी है। फिर एक इम्पोर्टेंट इशू होता है कि उसका सेक्सुअलिटी कैसे रहेगी। जो लोग मैरिड हैं या अनमैरिड भी हैं, सेक्सुअलिटी एक ऐसा इशू है जो उसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती, बट वो एक रिलेवेंट इशू है। उसके बारे में भी हम पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं। एक और इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया कि पेशेंट को एक साथ 10 या 15 पेशेंट को लेके हम उनकी मंथली कुछ क्लासेस करना स्टार्ट करें। पेशेंट को पेशेंट की लैंग्वेज में हम समझाएं कि हाँ, ये प्रेशर अल्सर की आप कैसे देखभाल करोगे, न्यूरोजेनिक बाउल ब्लैडर है उसको कैसे आप मैनेज करोगे, कैथेटर आपने रखा है जो पेशाब निकालना बताते हैं कि बीच बीच में अगर कंट्रोल नहीं है तो सेंसेशन है और खुद पेशाब को रोक पाते हो, तो कैथेटर को कैसे आप साफ रखोगे। तो एक एग्जाम्पल ये हुआ। फिर उसको कैलिपर की रिक्वायरमेंट है, कैलिपर भी बना देना सिर्फ उद्देश्य नहीं है, कैलिपर के साथ उसको चलना सिखाना है, उसके लिए गेट ट्रेनिंग होगी, बैलेंस की ट्रेनिंग होगी। ऐसे ही जैसे एम्पुटेशन का पेशेंट आता है, एम्पुटेशन के पेशेंट दो तरीके से आते हैं। एक वो पेशेंट होते हैं कि जिसमें पैर काट दिया, घाव नहीं भरा है, इन्फेक्शन है। दूसरे वो पेशेंट है कि जिनका घाव भर गया है और जो रेजिडुअल पार्ट है बॉडी का वो ठीक है। तो उसमें एम्पुटेशन होने के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि जो पार्ट है वो प्रोस्थेसिस को पहनने लायक हो जाए, ताकि एक तो उसमें फ्लैबीनेस ना रहे, एक उसमें कोई कॉन्ट्रैक्चर ना बने, एक जो उसकी प्रॉक्सिमल जो पास के जॉइंट की जो मांसपेशी हैं उसकी ताकत पूरी रहे। तो उसके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट कराई जाती है। देन उसको उसी टाइम में बैसाखी प्रोवाइड कर दी जाती है। एटलीस्ट बैसाखी के सारे पेशेंट चलना स्टार्ट कर दें ताकि उसका दिल और फेफड़ा अच्छे से काम करता रहे। जब हमें लगेगा कि हाँ अब इसका पैर फिट होने को तैयार हो गया, जो अमूमन 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, फिर उसका मेजरमेंट लेते हैं, पैर बनता है। पैर बनने के बाद फिर से हम पेशेंट को एडमिट करते हैं 10 से 15 दिन के लिए, ताकि उस पैर के साथ
वो कैसा चल रहा है, उसमें हमें क्या मॉडिफिकेशन करना है। एक बार नाप तो हमने लिया, बट पेशेंट जब पहन के उसको चल रहा है तो कहाँ पे इसको प्रेशर आ रहा है, कहीं पे खाल तो नहीं कट रही है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी यहाँ पर टीम है। डॉक्टर्स हैं हमारे, जो इम्पोर्टेंट वर्कशॉप का स्टाफ है जिनको प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिशियन बोलते हैं। देन हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जैसे कोई भी चीज़ हमें अचीव करनी है तो हमें एक्सरसाइज की बहुत आवश्यकता है, गेट ट्रेनिंग करानी है तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट हमारे हेल्प करते हैं। फिर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो वो भी हमारी रिहेबिलिटेशन टीम के बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हैं। सपोज़ हमारा हाथ काम नहीं कर रहा तो हमें बटन कैसे लगाएंगे, टाई कैसे पहनेंगे, तो वो उस तरह की आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आप डेली के काम आप अपने आप कर पाओ। अगर डेली के काम नहीं कर पा रहे तो कुछ असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं जिसके सहारे से हम वो काम कर सकते हैं, तो उसके बारे में पेशेंट को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर व्हील चेयर चलाना हम कह तो देते हैं कि व्हील चेयर हमने प्रेस्क्राइब कर दी, बट व्हील चेयर के ऊपर पेशेंट को ले जाना और व्हील चेयर को अपने आप ड्राइव करना, और व्हील चेयर से बिस्तर पे जाना, बिस्तर से व्हील चेयर पे जाना या टॉयलेट जाना, उसके लिए सबके लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो ट्रेनिंग वाला पूरा काम यहाँ पे डिफरेंट यूनिट के माध्यम से किया जाता है। डॉक्टर जो है सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता रहता है, सारी टीम सपोर्ट उसको करती है। ऐसे ही सेरिब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं उसमें हमें उनमें आमतौर पे अकड़न बढ़ी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चल ही नहीं पाते, तो उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है मेडिकल साइंस के हिसाब से, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सीवियर वो बच्चे होते हैं जिसमें हम शायद ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँ, बट उसका हम इलाज कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें एटलीस्ट मरीज की और मरीज के पेरेंट्स की लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है। भले ही वो मरीज बेड, हमें मालूम है कि वो बेड बाउंड रहेगा, बट अगर उसको हाथ पैर उसके टेढ़े हो जाएंगे, उसको अगर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्चर बने कि पेनफुल है, तो हमें उसको सपोर्ट करना ही है, तो हम कभी उसको छोड़ेंगे नहीं। माइल्ड पेशेंट वो ऐसे होते हैं कि जिसमें थोड़ा सा भी अगर आपने इंटरवेंशन किया तो नियर नॉर्मल हो जाते हैं। बट जो मॉडरेट वाली कैटेगरी है उसमें हमें एक्टिवली काम करना होता है। हालांकि उसमें हम सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअल ट्रीटमेंट तो पेरेंट्स को करना होता है, जो हम उनको समझाते हैं। अगर वो हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं या फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो पेशेंट का ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा। बिकॉज सेरिब्रल पाल्सी एक बीमारी ऐसी है जो ब्रेन से होती है। ब्रेन में एक बार डैमेज हो गया, डैमेज ना आगे बढ़ता है ना घटता है, बट उसकी वजह से जो कमियां शरीर में आ गई, हाथ पैर में अकड़न आ गई, कमजोरी आ गई, अकड़न जो कॉन्ट्रैक्चर हो गया, डिफॉर्मिटी बन गई, उसको विभिन्न माध्यम से एक्सरसाइज के द्वारा, दवा के द्वारा, फिनॉल ब्लॉक है, बोटॉक्स है, ऑपरेशंस हैं, ऑर्थोसिस हैं, स्प्लिंट हैं, कैलिपर्स हैं, उसके द्वारा इलाज कर सकते हैं, करते हैं। और जो इलाज का मुख्य उद्देश्य होता है कि पेरेंट्स तो हमेशा नहीं रहेंगे, पेरेंट्स के जाने के बाद भी वो बच्चा समाज का एक अच्छा नागरिक बन के मुख्य धारा में आ जाए, अपना काम स्वयं कर सके। लखनऊ में भी कुछ सीपी पेशेंट हैं जो एडल्टहुड में एंटर हो चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो विभाग के माध्यम से इसी तरीके से विभिन्न प्रकार की जो दिव्यांगता है उसके क्षेत्र में काम किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग में विभिन्न प्रकार के जो रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पेन होता है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस लगभग वर्ल्ड की 1% जनता को होता है, और अल्टीमेटली अगर इस समय से इलाज ना किया जाए तो हाथ पैरों में डिफॉर्मिटी आके दिव्यांगता का शिकार व्यक्ति हो सकता है। तो हमारे पास वैसे तो रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट भी है जिसमें काफ़ी भीड़ रहती है, बट विभाग में भी रोमेटोलॉजिकल पेशेंट की अच्छी केयर की जाती है, जिसमें हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद शायद हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनकी हेल्प लेते हैं। और बाकी पेशेंट का जो रिहेबिलिटेशन वाला कार्य है वो पूरा काम करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो बॉडी के पेनफुल डिसऑर्डर हैं, जैसे डिस्क प्लेप्स है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, जोड़ों के दर्द हैं, उसमें डायग्नोसिस से लेके मैंने जो इंजेक्शंस थेरेपी कुछ हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस हैं, लोकल लगते हैं, या एपिड्यूरल ब्लॉक्स हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंटरवेंशन एक न्यू एंटिटी है जिसमें पेशेंट को हमें दर्द की दवा नहीं खिलानी पड़ती, परंतु जहाँ पे बीमारी है वहीं पर उसका इलाज अल्ट्रासाउंड से हम कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे विभाग में जैसे एक गेट लैब भी स्थापित है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं
उससे जो मरीज ग्रसित हैं उस गेट एनालिसिस मशीन से किस मसल्स में कितना एक्शन है, कौन से जॉइंट पे कितना मूवमेंट आ रहा है, उससे हमें एक ऑपरेशन या इंजेक्शन में डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प मिलती है। जो दिव्यांग बंधु हैं तो उनको मानसिक रोगों का भी सामना करना पड़ता है, परंतु जो हमारी टीम है एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जो उनसे समय समय पर उनके मानसिक जो अवसाद के जो लक्षण हैं उसके विषय में बात करती है। जहाँ पर हमें पहले चांस में लगा कि यस बंदे को कुछ एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है तो उसमें हम इंटरवीन भी करते हैं। अगर हमें लगता है कि थोड़ी समस्या ज़्यादा है तो हमारे पास साइकेट्री विभाग है, साइकेट्री विभाग से हमें तुरंत उसमें हेल्प मिलती है। दिव्यांगता के साथ मरीज को एडजस्ट होने में टाइम लगता है और ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि मानसिक रोगों का जो इंसिडेंस है उन लोगों में आम संख्या से ज़्यादा है, बट चूँकि मेडिकल कॉलेज है और हम लोग उसके लिए लगातार सशंकित रहते हैं तो आमतौर पे ये समस्या बहुत बढ़ के देखने को नहीं मिलती है हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में।